पवन सिंह स्टार पावर की बड़ी गेम प्लानिंग। काराकट लोकसभा पर त्रिकोणीय स्थिति बन चुकी है। महागठबंधन ने सीपीआई एमएलए से राजाराम कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है। एनडीए घटक दल से उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा पार्टी के ही खिलाफ में पवन सिंह। भाजपा पार्टी से खिलाफत में पवन सिंह मैदान में होते तो बात कुछ और थी, लेकिन बीजेपी के ही तरफ से होकर बीजेपी के खिलाफ ही पवन सिंह ने ताल ठोक कर उपेंद्र कुशवाहा की टेंशन बढ़ा दी है। दरअसल पवन सिंह पर भाजपा बड़ी प्लानिंग की हुई थी, लेकिन नाम साफ हो जाने के बाद पहले तो पवन सिंह बैकफुट पर आ गए और अब बीजेपी के ही खिलाफ हुंकार भरने का आह्वान कर दिया। आखिर क्या है पवन सिंह के पीछे उठाए इस राजनीतिक कदम के सियासी मायने? दरअसल पवन सिंह भोजपुरी फिल्म के बड़े स्टार हैं। 2 दशक से अधिक समय से वे इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। पवन सिंह खुद को मजबूती के साथ पेश करते हैं, वे खुद को एक्सपोज करते हैं। उनके गीतों पर अश्लीलता के आरोप ही लगते रहे हैं। हम हसीना बंगाल के जैसे गीत के जरिए बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया रखने के लिए पहले भी उनकी आलोचना होती रही है। वे 2014 में बीजेपी में शामिल हुए थे। पवन सिंह पर भाजपा स्टार पावर को भुनाने की रणनीति तैयार की थी, लेकिन समीकरण कुछ ऐसा बना और बिगड़ा कि निशाने पर उपेंद्र कुशवाहा हो गए। बीजेपी पार्टी को मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन जैसे स्टार पावर से कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूती मिली है। अभिनेता खुद एक दूसरे के खिलाफ मैदान में हुंकार भरना नहीं चाहते, क्योंकि राजनीति में वे जहां पार्टी बदलने से एक दूसरे के धुर विरोधी हो जाएंगे, वहीं फिल्मी जगत में एक साथ काम करने की स्थिति भी है। और इससे भी खास बात यह है कि बॉलीवुड का विस्तार है, लेकिन भोजपुरी का विस्तार नहीं है। एक ही भाषा के प्रतिनिधित्व से उपजा यह फिल्म एक ही क्षेत्र से आने वाली संस्कृति का परिचायक है। इन सारी समीकरणों के तहत यह अधिक हित में होगा जब भोजपुरी अभिनेता एक ही पार्टी में हो। स्टार पावर के नाते इनके वोट बैंक भी मजबूत हैं। भाजपा ने इसी स्टार पावर का उपयोग कर बंगाल के आसनसोल को जीतने की रणनीति तैयार की थी। दरअसल आरा, काराकट, आसनसोल और पवन सिंह का एक कनेक्शन बन गया है, और यह कनेक्शन ही पवन सिंह को मजबूत और कमजोर कर रहा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को आगे कर पवन सिंह पर दांव खेल दिया है। उपेंद्र कुशवाहा टीका टिप्पणी करने से बचते हुए प्रधानमंत्री मोदी का अपने जीत के लिए हवाला दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि बिहार का यह कनेक्शन बंगाल से जुड़ रहा है और बीजेपी का कनेक्शन वाम दल और ममता की पार्टी तृणमूल से आमने सामने के मामले का है। पवन सिंह के तरफ बढ़ने से पहले हम आसनसोल का समीकरण समझ लेते हैं। दरअसल यह जो इलाका है वह झारखंड के सीमा के करीब है। इस वजह से यहाँ कोयला खदान की उपलब्धता है। राजनीतिक पकड़ यहाँ सीपीएम की मजबूत हुआ करती थी। दशकों की जड़ जमाई सत्ता थी। 30 सालों से जीत का रिकॉर्ड कायम था, लेकिन तमाम समीकरणों को पीछे छोड़ते हुए 2014 के मोदी लहर में यह उखड़ गया। बीजेपी ने यहाँ स्टार पावर को मैदान में उतारा और ये चेहरा था बाबुल सुप्रियो का। क्षेत्र में मजबूत पकड़ के लिए बीजेपी ने इनको मंत्री भी बना दिया। पार्टी को मजबूत करना यहाँ इसलिए भी खास मायने करता है और प्रभाव क्षेत्र बनाने के लिए खास मेहनत भी करनी होती है, क्योंकि यहाँ ममता बनर्जी का अपना जलवा है और जज्बा है। बंगाल की सियासत में ममता बनर्जी की सीपीएम के खिलाफ मजबूत संघर्ष रहा और ममता की छवि जमीनी नेता के तौर पर प्रबल है। बीजेपी की रणनीति सफल हुई
और एक बार फिर 2019 में बाबुल लोकसभा सीट यहां से जीतने में कामयाब रहते हैं। लेकिन अब की बार बीजेपी का मूड बदल जाता है। पार्टी इस क्षेत्र में जो विस्तार चाह रही थी, 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जिस तरह से सफलताएं चाह रही थी, वह मिला नहीं। बाबुल को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटा दिया गया। बाबुल ने भी लोकसभा सदस्य से इस्तीफा देकर तृणमूल में शामिल हो गए। इनके इस्तीफे से यह सीट खाली हो गया और इधर भाजपा पार्टी छोड़कर भाजपा के खिलाफ में चुनाव लड़ रहे शत्रुघ्न सिन्हा को पटना साहिब में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर से करारी हार मिल गई थी। हालांकि पहले वे इस सीट से बीजेपी के टिकट पर जीत चुके थे। तृणमूल ने भाजपा की ही रणनीति पर चलकर यहां से शत्रुघ्न सिन्हा को मैदान में उतार दिया और वे भाजपा प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल को करीब 3 लाख वोट से पीछे छोड़ दिया। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने पवन सिंह पर दांव खेला, लेकिन यह अटकलें थी कि इनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में होंगे। सिन्हा ने बीजेपी प्रत्याशी को पिछले चुनाव में मजबूत अंकों से हराया। कुछ ऐसा ही समीकरण पवन सिंह के साथ ना हो जाए, यह एक फैक्टर तो है ही। दूसरा फैक्टर पवन सिंह के खिलाफ तृणमूल ने और खुद बीजेपी के कार्यकर्ता ने बना दिया। उनका नाम सामने आते ही उनकी छवि पर अटैक होने लगे। सोशल मीडिया पर पोस्टर की भरमार आ गई, उन पर आरोपों की बाढ़ आ गई। पवन पर महिला विरोधी गीत गाने और बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया अपनाने के आरोप लगाए गए। बाबुल ने पवन सिंह के मुद्दे पर भाजपा पर भड़ास निकाला। तृणमूल ने भी महिला के सम्मान का हवाला देकर पवन सिंह की जीत को शून्य कर डाला। तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने अपने एक ट्वीट में आरोप लगाया, पवन सिंह ने अपने भोजपुरी गीतों और वीडियो में बंगाल की महिलाओं के प्रति अश्लील नजरिया दिखाया है। आसनसोल के पूर्व भाजपा सांसद और राज्य के मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अपने ट्वीट में लिखा, आसनसोल को पवन सिंह मुबारक। एक कलाकार के तौर पर उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन उनके गीतों के पोस्टर देखने से ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। पवन सिंह की उम्मीदवारी से साफ है कि भाजपा बंगाल और यहाँ की महिलाओं के बारे में क्या सोचती है। खुद प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष तथागत राय ने कहा कि पार्टी तय मानदंडों के मुताबिक गहन विमर्श के बाद ऐसा करती है, लेकिन चयन करने वालों से भी गलती हो ही सकती है। आसनसोल के सवाल पर नए सिरे से विचार करना जरूरी है। पवन सिंह यहां अपनी लोटियां डूबते देखकर बैकफुट पर आ गए और बीजेपी के सामने आसनसोल से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर हाथ खड़ा कर दिया। पवन सिंह बिहार में अपनी जुगाड़ लगाने में जुट गए। पवन सिंह का मायावती की पार्टी बसपा से चुनाव लड़ने की अटकलें अभी हाल तक तेज थी, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा मजबूत है। पश्चिम यूपी को मायावती अलग राज्य बनाए जाने की बात भी कह रही है। यदि वे केंद्र की सरकार में अब की बार आती है तो बसपा कश्मीर से कन्याकुमारी तक अपने उम्मीदवार उतारती है। पंजाब, मध्य प्रदेश में कुछ एक बार प्रदर्शन अच्छा भी रहा है, लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, बिहार में बसपा की मजबूती की बात की जाए तो काराकट के लोकसभा चुनाव में भी बसपा से अधिक वोट नोटा को मिला है। बिहार में बसपा एक भी लोकसभा सीट अब तक जीतने में कामयाब नहीं रही है, जबकि 2020 में एक विधानसभा सीट जीतने में सफल रही है। पवन सिंह का आरा उनका गृह जिला है, लेकिन आरा से टिकट भाजपा ने आरके सिंह को दिया है, जो बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और केंद्रीय मंत्री हैं। अब पवन सिंह यहां से चुनाव लड़कर सीधे सीधे बीजेपी के नजरों का कांटा बनना नहीं चाहते और दूसरी तरफ
केंद्रीय मंत्री के सामने हारने की भी संभावनाएं मजबूत है। ऐसे में पवन सिंह ने काराकाट को चुना, जहां राजपूत वोटरों की अधिकता है, भोजपुरी भाषा की प्रबलता है। पवन सिंह के पक्ष में यहाँ सारे समीकरण फिट बैठते हुए दिख रहे हैं। स्टार पावर की अपनी शक्ति, राजपूत वोटरों की तादाद और उपेंद्र कुशवाहा जो फिलहाल बीजेपी के साथ हैं लेकिन महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं, अपनी पार्टी भी बनाई है, उसका विलय भी किया और फिर पार्टी भी बनाई। लोकसभा चुनाव में उनकी पहले जमानत जब्त भी हो चुकी है। यहाँ पर पवन सिंह को जीतने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। दिलचस्प बात यहाँ यह भी है कि काराकाट लोकसभा का परिसीमन 2008 के बाद हुआ है और इससे पहले यहाँ राजपूत जाति ही यहाँ से जीतकर सांसद भवन में जाया करते थे। काराकाट के जातीय गणित को देखा जाए तो यहाँ 3 लाख यादव वोटर्स हैं। कुर्मी कोयरी वोटरों की संख्या लगभग 2.5 लाख है। राजपूत वोटर भी 2.5 लाख हैं, जबकि वैश्य वोटरों की संख्या 2 लाख है। इसके अलावा मुस्लिम आबादी भी 1.5 लाख के करीब है। काराकाट लोकसभा पर सीधे सीधे ना तो भाजपा उम्मीदवार है और ना ही राजद के उम्मीदवार है। अब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के आमने सामने होने पर जहां उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह पर टिप्पणी करने से बचते नजर आ रहे हैं, वहीं खुद के जीत के लिए मोदी फैक्टर को सामने ला रहे हैं। तो यहाँ त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं। यहाँ वोटों का बंटवारा तीनों के बीच होगा, महागठबंधन, एनडीए और पवन सिंह। अगर यहाँ से उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ता है तो उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी को आड़े हाथ लेने से पीछे नहीं रहेंगे। इसे इस तरह से भी बिहार की सियासत में देखा जा रहा है जैसे एनडीए घटक दल में साथ होने के बावजूद नीतीश के उम्मीदवार के खिलाफ चिराग ने उम्मीदवार उतार दिए थे और जदयू कमजोर हो गई थी। विकासशील इंसान पार्टी की नेता सीमा कुशवाहा तो आरोप भी लगा रही है कि बीजेपी पवन सिंह को मोहरा बनाकर उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि पवन अपने गृह जिले आरा से चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। बहरहाल अब इस सीट पर पवन सिंह के आ जाने से लड़ाई रोचक और उत्सुकता लाने वाला हो गया है। त्रिकोणीय समीकरण बन रहे हैं।